कहानी के पर्दे पर हम देखते हैं कि सारे जंगली जानवर सिम्बा के एक इशारे पर यहाँ इकट्ठा होते हैं। ठीक उसी वक्त सिम्बा एक बड़ा ऐलान करता है और सबसे कहता है कि बहुत जल्द हमारे घर एक नया चिराग आने वाला है। ये सुनते ही पूरी महफिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि सिम्बा की बेगम नाला एक नन्हे शहजादे को जन्म देने वाली होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें नाला दिखती है, जो अपने बच्चे की पैदाइश के लिए किसी महफूज ठिकाने की तलाश में मिलेले से मीलों दूर निकल आई होती है। अब नाला को एक बेहतरीन और सुरक्षित जगह मिल जाती है और वो वहां बैठकर सिम्बा की राह देखने लगती है। उधर हम देखते हैं कि सिम्बा भी किसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। तभी वहां अचानक टिमोन और पुम्बा की एंट्री होती है। असल में सिम्बा अपने लंगोटिया यारों का इंतजार कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी लाडली कियारा की देखभाल के लिए भरोसेमंद साथी चाहिए थे। इसीलिए वो टिमोन और पुम्बा को कियारा की जिम्मेदारी सौंपने के लिए बुलाता है। फिर सिम्बा उन्हें सख्त हिदायत देते हुए कहता है, तुम दोनों कियारा का पूरा ख्याल रखना, उसे डराना मत और अपनी फालतू की मनगढ़ंत कहानियां तो बिल्कुल मत सुनाना। इसके बाद सिम्बा कियारा को दुलारते हुए कहता है, बेटा, मैं तुम्हारी माँ को ढूंढने जा रहा हूँ। मैं बहुत जल्द तुम्हारी अम्मी जान को लेकर वापस आऊंगा। तब तक तुम टिमोन और पुम्बा के साथ रहना। ये कहकर सिम्बा नाला को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब आसमान में बिजलियां कड़कने लगती हैं और भयंकर तूफान आ जाता है, जिससे नन्ही कियारा सहम जाती है। लेकिन सिम्बा के पीठ फेरते ही टिमोन और पुम्बा कियारा को अपनी शेखी बघारने वाली दास्तान सुनाना शुरू कर देते हैं। दोनों बड़ी बड़ी डींगे मारते हुए कहते हैं कि आखिर में विलन स्कार का काम तमाम उन्होंने ही मिलकर किया था। तभी कियारा पलट कर कहती है, स्कार को तो मेरे पापा ने ढेर किया था। लेकिन दोनों चौड़े होकर कहते हैं, तुम्हारे पापा नंबर 1 फेंकू चंद हैं। उन्होंने तुमसे सरासर झूठ बोला होगा। ठीक उसी पल वहां रफीकी आ धमकता है। रफीकी दादा को देखकर कियारा की जान में जान आती है और वो फौरन रोते हुए कहती है, अम्मी और पापा मुझे अकेला छोड़कर चले गए। लेकिन रफीकी उसे दुलारते हुए समझाता है, तुम्हारे पापा तुम्हें तन्हा छोड़कर नहीं गए हैं, वो बस थोड़ी ही देर में लौट आएंगे। इसके बाद रफीकी कियारा का ध्यान भटकाने के लिए मुफासा यानी उसके दादाजी की अमर कहानी शुरू करता है और यहीं से हमारी असली फिल्म शुरू होती है। हमें दिखाया जाता है कि मुफासा जिस इलाके में रहता है वहां सूखे के कारण हाहाकार मचा हुआ है और पूरी धरती बंजर हो चुकी है। वहां पेट भरने के लिए एक अदद शिकार भी नसीब नहीं हो रहा। इसी मुफलिसी के बीच मुफासा अपने माता पिता के साथ खेल रहा होता है। तभी वह कौतूहल से अपनी माँ आफिया से पूछता है, माँ, वह दूर चमकती हुई रोशनी क्या है? आफिया मंद मंद मुस्कुराते हुए कहती है, बेटा, वह उम्मीद की किरण है। फिर वह आगे बताती है, उस जादुई रोशनी के पार आखिरी बादल के पीछे एक जन्नत जैसी जगह है जिसे मिलेले कहते हैं। वहां पानी, खाना और हर वह नेमत है जिसकी तुम्हें आरजू हो सकती है। ये सुनकर मुफासा उछलकर पूछता है, क्या हम सब वहां जाएंगे? तब आफिया कहती है, हाँ, एक न एक दिन हम वहां जरूर कदम रखेंगे। इसी बीच आसमान में काली घटाएं घिर आती हैं और अमृत जैसी बारिश की पहली बूंद मुफासा के बदन पर गिरती है। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। इस रहमत को देखकर सारे जानवर दीवाने होकर झूम उठते हैं और सावन का मजा लेने लगते हैं। मुफासा भी मस्ती में सबके साथ कुलांचें भर रहा होता है। तभी अचानक सूखी नदी उफान मारने लगती है और वहां कयामत की बाढ़ आ जाती है। ये खौफनाक मंजर देखकर मुफासा के पिता अपनी जान हथेली पर रखकर उसे बचाने दौड़ पड़ते हैं। लेकिन पानी का बेरहम बहाव दोनों को तिनके की तरह बहा ले जाता है। जैसे तैसे मौत के मुंह से खींचकर मुफासा के पिता उसे सुरक्षित किनारे की तरफ फेंक देते हैं। अब मुफासा घबराकर अपनी माँ की तरफ भागने लगता है, लेकिन बीच में एक गहरी खाई आ जाती है जिसे पार करना उसके बस का नहीं था। उसकी माँ उसे हिम्मत देकर छलांग लगाने के लिए बार बार चीखती है, लेकिन खौफ के मारे वो हौसला नहीं जुटा पाता। तभी एक बेकाबू हाथी उससे टकरा जाता है, जिससे मुफासा हवा में उछलकर सीधे नदी की लहरों में जा गिरता है और तिनके की तरह बहता चला जाता है। अब अगले दिन का नजारा स्क्रीन पर आता है, जहां मुफासा अपने आशियाने से सैकड़ों कोस दूर एक अनजानी सरजमीन पर पहुंच चुका होता है। तभी वहां झाड़ियों से एक दूसरा शेर का बच्चा उसे घूरता है, जिसका नाम टाका होता है। टाका मुफासा को चेतावनी देते हुए कहता है, अगर तुम यहाँ ऐसे ही बैठे रहे तो कोई शिकारी तुम्हें चबा जाएगा। तभी अचानक 2 खूंखार मगरमच्छ मुफासा पर मौत बनकर टूट पड़ते हैं। मुफासा अपनी जान बचाने के लिए सरपट भागने लगता है और टाका भी अपनी तरफ से उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता है। ठीक वक्त पर टाका की माँ वहां मसीहा बनकर आ जाती है और उन दोनों को मौत के जबड़े से निकाल लेती है। वो गुस्से में टाका को डांटते हुए कहती है, तुम बिना पूछे इस खतरनाक इलाके में क्यों आए? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? इसके बाद टाका जिद पर अड़ जाता है कि वह मुफासा को अपने साथ घर ले जाएगा। पहले तो उसकी माँ साफ मना कर देती है, लेकिन टाका के बार बार मिन्नतें करने पर उसका दिल पसीज जाता है और वह मुफासा को अपने सगे बच्चे की तरह गले लगाने का फैसला करती है। फिर वे सब अपने ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां टाका के कड़क मिजाज पिता ओवासी मुफासा को पनाह देने से साफ मुकर जाते हैं। वह रौबदार आवाज में कहते हैं,
हम अजनबियों को अपने कबीले में बर्दाश्त नहीं करते। असली रिश्ता सिर्फ खून का होता है। हम बाहर से आने वाले घुसपैठियों को मारकर अपना निवाला बना लेते हैं और वह मुफासा को तुरंत वहां से रफू चक्कर हो जाने का हुक्म देते हैं। लेकिन मुफासा भी निडर होकर जवाब देता है, अगर मैं एक बार भागा ना तो आप मुझे छू भी नहीं पाओगे। मैं इस कायनात का सबसे तेज दौड़ने वाला बच्चा हूँ। ये जाबांजी सुनकर ओवासी के दिमाग की बत्ती जलती है और वो टाका और मुफासा के बीच एक रेस का ऐलान करता है। शर्त ये रखी जाती है कि अगर टाका बाजी मार गया तो मुफासा को बोरियां बिस्तर समेट कर जाना होगा, लेकिन अगर मुफासा जीत गया तो उसे इस परिवार का हिस्सा बनने का हक मिलेगा। फिर उन उल्टी गिनती शुरू होते ही दोनों शहजादे पूरी ताकत से हवा से बातें करने लगते हैं। मगर रास्ते में मुफासा का दम टूटने लगता है क्योंकि उसने कई दिनों से दाने पानी का मुंह तक नहीं देखा था। इसी भूख और प्यास की वजह से उसके पैर डगमगाने लगते हैं। वापसी के मोड़ पर टाका बिजली की फुर्ती से उससे आगे निकल जाता है, लेकिन वो दिल ही दिल में मुफासा को अपना सगा भाई तस्लीम कर चुका होता है। इसलिए वह भाईचारे की खातिर जानबूझकर अपनी रफ्तार धीमी कर लेता है और मुफासा को आगे निकलने का मौका दे देता है। इस तरह मुफासा यह जंग जीत जाता है। ये देखकर ओवासी के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं और वह टाका पर आग बबूला हो जाता है। मगर अपनी जबान का पका होने के कारण वह मुफासा को वहां टिकने की इजाजत दे देता है। हालांकि वह दो टूक कह देता है कि मुफासा राजसी शेरों के साथ नहीं बल्कि कबीले के हाशिए पर रहेगा, और ओवासी गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। लेकिन टाका की माँ टाका के इस दरिया दिली वाले फैसले पर उसे सीने से लगा लेती है और शाबाशी देती है। फिर टाका और मुफासा सारे गम भूलकर मस्ती के मूड में आ जाते हैं। इसी मौज मस्ती और धमा चौकड़ी में कई बहारें बीत जाती हैं और दोनों साथ खेलते कूदते गबरू जवान बन जाते हैं। फिर एक हसीन दिन दोनों अपने घर की तरफ लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में दोनों के खुराफाती दिमाग में एक तगड़ा प्लान आता है और घर पहुंचते ही दोनों हांफते हुए चिल्लाते हैं, गजब हो गया, हाथियों का पागल झुंड आ रहा है और वो सीधे इसी तरफ बढ़ रहे हैं। अपनी जान बचानी है तो भागो। ये सुनते ही सभी बुजुर्ग और बड़े शेर खौफ से कांप उठते हैं और अपनी खाल बचाने के लिए इधर उधर दुम दबाकर भागने लगते हैं। यहाँ तक कि नामी गिरामी योद्धा भी छुपने के लिए कोई कोना ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक भंडाफोड़ होता है और सबको पता चलता है कि टाका और मुफासा ने तो उनका अप्रैल फूल बनाया था, यानी मजाक किया था। ये सरेआम बेइज्जती देखकर ओवासी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह मुफासा को जलील करते हुए कहता है, तुम और टाका कभी एक थाली के चट्टे बट्टे नहीं बन सकते। तुम्हारी जगह इस शाही कबीले में नहीं है। तुम्हारी हैसियत सिर्फ आवारा शेरों में है। ये कहकर ओवासी मुफासा को दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकता है। फिर ओवासी टाका को चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहता है, बेटा तुम असली मर्द हो। तुम्हारी जगह हम जाबांजों के बीच हैं। तुम इस सल्तनत के होने वाले वारिस हो। एक दिन तुम यहाँ की हुकूमत संभालोगे और ताज तुम्हारे सर पर होगा। तुम्हारे पास ऐश और आराम की हर चीज होगी। लेकिन टाका ओवासी से बगावती सुर में कहता है, पिताजी, मुफासा माँ के साथ शिकार के दांव पेंच सीखता है। मुझे भी एक माहिर शिकारी बनना है। लेकिन ओवासी उसकी एक नहीं सुनता। उसे डांट कर मना कर देता है और चादर तान कर सो जाता है। दूसरी तरफ ममतामयी ईशा माँ मुफासा को शिकार करने की कला और हवा के रुख से शिकार की लोकेशन भांपने का हुनर सिखा रही होती हैं। फिर ईशा माँ और मुफासा दोनों दबे पांव बिल्ली की तरह शिकार की तरफ कदम बढ़ाते हैं और टाका भी झाड़ियों के पीछे छुपकर बड़े गौर से उन्हें देख रहा होता है, क्योंकि उसके दिल में भी शिकार सीखने की तड़प थी। लेकिन अब इन बेखबर शेरों पर एक बहुत बड़ी आफत आने वाली होती है, क्योंकि दूसरी तरफ से 2 सफेद और यमराज जैसे खतरनाक शिकारी शेर कबीले का सर्वनाश करने आए होते हैं और वो भी दबे पांव इन्हीं की तरफ कदम बढ़ा रहे होते हैं। तभी ईशा माँ के छठे कान खड़े होते हैं और उन्हें एहसास हो जाता है कि यहाँ हवा में किसी दुश्मन की गंध है। वहीं मुफासा भी ईशा माँ की तरफ आ रहा होता है। तभी ईशा माँ उसे चीख कर चौकन्ना करती है और मुफासा की नजर भी उन आदमखोर सफेद शेरों पर पड़ जाती है। उधर टाका भी उन खूंखार दरिंदों को देखकर डर से थर थर कांपने लगता है। तभी वे सफेद शेर शिकार को छोड़ सीधे ईशा माँ पर काल बनकर टूट पड़ते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर मुफासा का खून उबल उठता है और वो माँ की रक्षा के लिए मौत से भिड़ने दौड़ पड़ता है। वहीं ईशा माँ की नजर पड़ती है कि टाका भी वहीं खड़ा है, लेकिन माँ की ढाल बनने की बजाय वो डरपोक गीदड़ की तरह वहां से दुम दबाकर भाग रहा होता है। इधर मुफासा अकेले ही उन दोनों शेरों से लोहे के चने चबा रहा होता है। तभी एक शेर ईशा माँ को अपने पंजों में दबोच लेता है। ये देखकर मुफासा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो पूरी ताकत से उस शेर पर ऐसी जोरदार टक्कर मारता है कि वो शेर सीधे एक विशाल पेड़ से जा टकराता है और वहीं ढेर हो जाता है। अपने साथी का यह हश्र देखकर दूसरा शेर दुम दबाकर 9-2-11 हो जाता है। फिर ईशा माँ और मुफासा जख्मी हालत में लड़खड़ाते हुए अपने कबीले पहुंचते हैं। उन्हें खून से लथपथ देखकर ओवासी के होश उड़ जाते हैं और वो हक्का बक्का होकर पूछता है कि ये क्या माजरा है। तभी ईशा माँ सारा कच्चा चिट्ठा खोलती हैं। वो कहती हैं कि 2 सफेद जल्लादों ने हमसम पर जानलेवा हमला किया था। अगर आज मुफासा मसीहा बनकर न आता
तो शायद मेरी लाश ही यहाँ आती और टाका तो हमें मौत के मुंह में छोड़ भाग खड़ा हुआ। ये सुनते ही टाका को सांप सूंघ जाता है और वो शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। वो आत्मग्लानि में डूब जाता है कि वो अपनी सगी माँ को तड़पता छोड़कर भाग गया। उसका ज़मीर उसे कचोटने लगता है। तभी मुफासा गंभीर आवाज में कहता है, हमें जंग के लिए कमर कसनी होगी, वो दोबारा पलटवार जरूर करेंगे। बहती हुई हवा गवाही दे रही है कि वो एक दिन के भीतर यहाँ तबाही मचाने पहुंच जाएंगे। लेकिन घमंडी ओवासी को मुफासा की दूरंदेशी पर जरा भी भरोसा नहीं होता, इसलिए वो हकीकत का पता लगाने के लिए अपने एक जासूस को गुपचुप तरीके से सफेद शेरों के इलाके में रवाना करता है। अब स्क्रीन के दूसरी तरफ हम किरोक्स के खूंखार कबीले का ठिकाना देखते हैं। वहां वही कायर शेर मौजूद होता है जो कुछ देर पहले मुफासा के खौफ से दुम दबाकर भागा था, और जिस शेर को मुफासा ने परलोक भेजा था वो कोई और नहीं बल्कि इस कबीले के सरगना किरोक्स का सगा बेटा था। अपने जवान बेटे की मौत की खबर सुनते ही किरोक्स गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उसकी आंखों में खून उतर आता है। वो उसी पागलपन में अपनी जान बचाकर भागे हुए साथी को भी अपने गुर्गों से सरेआम मौत के घाट उतरवा देता है। वहीं ओवासी का भेजा हुआ जासूस झाड़ियों के पीछे छुपकर ये रूह कंपाने वाला मंजर देख रहा होता है। ये मंजर देखते ही जासूस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उल्टे पांव लौटकर ओवासी को आगाह करता है, हुजूर, वो जल्लाद बहुत जल्द हमारा नामो निशान मिटाने आ रहे हैं और उनका एक एक सिपाही हमारे दो दो लड़ाकों पर भारी है। ये सुनते ही ओवासी के हाथ पांव फूल जाते हैं और वो फौरन एक कायरतापूर्ण फैसला लेता है। वह अपने कबीले के खून और वंश को बचाने के लिए टाका को वहां से रफू चक्कर होने के लिए कहता है। वो कहता है, टाका बेटा, तुम किसी गुमनाम जगह जाकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। फिर ओवासी मुफासा को भी टाका के साथ चले जाने का हुक्म देता है, लेकिन मुफासा साफ मना कर देता है क्योंकि वो अपनी ममतामयी ईशा माँ को इस मुसीबत में तन्हा छोड़ने को कतई तैयार नहीं था। तभी ईशा माँ भावुक होकर उससे कहती हैं, बेटा, उस दूर चमकती रोशनी की तरफ देखो। उस जादुई रोशनी के आगे, इन काली घाटियों के उस पार तुम्हारी सोच से भी परे एक गौरव भूमि है जो साक्षात स्वर्ग का टुकड़ा है। उसे दुनिया मिलेले कहती है। तुम्हें हर हाल में वहीं का रुख करना है क्योंकि तुम्हारा असली कुनबा आज भी पलकें बिछाए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और वो मुफासा को जाने की कसम देती हैं। टाका अब भी अपने डर और बुजदिली के कारण ग्लानि के सागर में डूबा हुआ था, लेकिन ईशा माँ उसके सर पर हाथ रखकर समझाती हैं और कहती हैं, वक्त आने पर तुम्हें भी अपनी मर्दानगी और बहादुरी साबित करने का मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल तुम दोनों यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। फिर टाका और मुफासा अपनी जिंदगी की नई आस लेकर आगे बढ़ जाते हैं और उनके जाते ही विलन किरोक्स अपनी पूरी खूंखार फौज के साथ ओवासी के ठिकाने पर कहर बनकर टूट पड़ता है। किरोक्स और उसके भेड़िए मिलकर ओवासी और उसके पूरे कबीले का बेरहमी से कत्लेआम कर देते हैं। इस खून खराबे के बाद किरोक्स का अगला निशाना मुफासा और टाका बन जाते हैं क्योंकि उसे अपने कलेजे के टुकड़े के कातिल को हर हाल में तड़पा कर मारना था। अब मुफासा और टाका अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर भागने लगते हैं, लेकिन शिकारी किरोक्स पर तो जैसे खून सवार था, वो उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी भागते भागते अचानक उनके पैरों के नीचे जमीन खत्म हो जाती है और सामने एक रूह कंपाने वाली गहरी खाई आ जाती है। अब टाका और मुफासा मौत के चक्रव्यूह में चारों तरफ से घिर चुके थे और किरोक्स उन पर अंतिम वार करने ही वाला था। तभी टाका एक बड़ा जुआ खेलता है और मुफासा का हाथ पकड़कर सीधे उस खौफनाक खाई में छलांग लगा देता है। दोनों खुशकिस्मती से पानी में लटकी एक टहनी को पकड़ लेते हैं और राहत की सांस लेते हैं कि चलो जान बची तो लाखों पाए। लेकिन जैसे ही वे पीछे हर्न मुड़कर देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि किरोक्स और उसके भूखे भेड़िए भी पानी में कूदकर काल की तरह उनके पीछे आ रहे थे। ये देखकर दोनों बिना वक्त गंवाए नदी के तेज बहाव के हवाले खुद को कर देते हैं और फिलहाल के लिए किरोक्स के खूनी चंगुल से बच निकलने में कामयाब होते हैं। अब रात के सन्नाटे में टाका अपनी ही पीठ थपथपा रहा होता है और शेखी बघारता है कि कैसे उसने मुफासा की जान बचाई। ये बड़बोलापन सुनकर मुफासा उसे मन ही मन बुद्धू समझने लगता है। तभी अचानक मुफासा के छठे कान खड़े होते हैं और उसे एहसास होता है कि कोई साये की तरह उनका पीछा कर रहा है। दरअसल एक शातिर और हुस्न की मल्लिका शेरनी, जिसका नाम सराबी होता है, पिछले 24 घंटे से इन दोनों का शिकार करने के लिए पीछे लगी थी और इन दोनों अनाड़ियों को कानों कान भनक तक नहीं सं हुई थी। सराबी के साथ एक गाइड पक्षी भी होता है जिसका नाम जाजू होता है और अब सराबी भी पासा पलटकर इन दोनों के ग्रुप में शामिल हो जाती है। अब पेट में चूहे कूद रहे थे और सबको जोरों की भूख लगी थी, इसलिए यह पूरी पलटन शिकार की तलाश में निकलती है। वहीं स्क्रीन के दूसरी तरफ हमें एक विशाल पेड़ पर बंदरों का एक बहुत बड़ा जमघट दिखाई देता है, जहां हमें जवानी के दिनों का रफीकी दिखाई देता है, जो फिलहाल यह पूरी दास्तान हमारी नन्ही कियारा को सुना रहा है। अब यहीं से इस कहानी में रफीकी बाबा की धमाकेदार एंट्री होती है। उस दौर में रफीकी को उसके ही सगे कबीले वाले पागल घोषित करके झुंड
झुंड से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि रफीकी आने वाली आफतों को अपने सपनों में पहले ही देख लेता था। उसने सबको पहले ही आगाह किया था कि कयामत का खतरा सर पर मंडरा रहा है। अब रफीकी अकेला ही बियाबान जंगलों में भटकने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मुफासा और उसके साथी शिकार को दबोचने के लिए घात लगाकर बिल्ली की तरह बैठे होते हैं। तभी मुफासा बिजली की फुर्ती से हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन रफीकी बाबा अपनी जगह से टस से मस नहीं होते और जरा भी नहीं डरते। ये देखकर मुफासा हक्का बक्का रह जाता है। फिर वो दोबारा अपनी रौबदार दहाड़ से रफीकी को डराने की नाकाम कोशिश करता है, मगर रफीकी पर बाबा की भभूत जैसा असर था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मुफासा तंग आकर उसे डराता है, हम जंगल के राजा शेर हैं, एक निवाले में तुम्हें हजम कर जाएंगे, क्या तुम्हें अपनी जान का खौफ नहीं है? इस पर रफीकी एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरता है और कहता है, मुझे मौत का कोई डर नहीं है बच्चे, और अगर तुमने मुझे अपना निवाला बनाया ना, तो तुम कभी भी अपनी मंजिल यानी मिलेले की सरजमीन पर कदम नहीं रख पाओगे। अब जैसे ही मुफासा के कानों में मिलेले का नाम पड़ता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह फौरन रफीकी का कॉलर पकड़ने के अंदाज में पूछता है, तुम्हें मिलेले के बारे में कैसे पता? क्या तुमने वहां कदम रखा है? इस पर रफीकी कहता है, हाँ, मैं वहां 100 बार गया हूँ, मगर अपनी बंद आंखों से यानी सपनों में। ये खोखली बात सुनकर किसी को भी रफीकी की दिमागी हालत पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर भी मुफासा का दिल कहता है कि इस बाबा में कुछ बात है, और वो उसके साथ चलने को राजी हो जाता है, क्योंकि वो जान चुका था कि अब आगे का रास्ता सिर्फ यही रफीकी बाबा दिखा सकता है। फिर रफीकी सबका गाइड बनकर आगे की राह दिखाता है। चलते चलते रास्ते में मौत का कुआं यानी खौफनाक काली घाटियां आ जाती हैं। अब पूरी पलटन सोच में पड़ जाती है कि इस मौत की घाटी को कैसे पार किया जाए। तभी मुफासा के जहन में अपनी माँ की वो आखिरी वसीयत याद आती है, जिसमें उन्होंने इन काली घाटियों का जिक्र किया था। अब मुफासा का दिमाग दौड़ता है और वो समझ जाता है कि सही रास्ता कौन सा है। तभी वो हवा के रुख से भांप लेता है कि सफेद शेर अब भी यमराज की तरह उनके पीछे लगे हैं और बहुत जल्द उनका काम तमाम करने यहाँ पहुँचने वाले हैं। फिर ये पूरी मंडली डर को भुलाकर अंताक्षरी गाते हुए और फुल ऑन मस्ती करते हुए काली घाटियों के रास्ते आगे बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ इस सफर में टाका को सराबी से पहली नजर का लव हो जाता है। टाका मुफासा के पास आता है और आशिकाना अंदाज में कहता है, भाई, मुझे सराबी का नशा किसी मदिरा की तरह चढ़ रहा है। फिर टाका अपने भाई मुफासा से सराबी को इम्प्रेस करने के कड़क टिप्स मांगने लगता है। मुफासा भी बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए आइडिया देता है, जाओ और उससे उन खूबसूरत फूलों की तारीफ करो जहां से वो आई है। इसके बाद टाका बिना वक्त गंवाए सराबी के पास जाता है और लाइन मारते हुए कहता है, तुम्हारे बदन से तो बकर फूल की नशीली खुशबू आती है। ये रैंडम बात सुनकर सराबी हैरान रह जाती है और पूछती है, तुम्हें इस खुशबू का राज कैसे मालूम? तब टाका फुल ऑन हीरो वाले स्टाइल में कॉलर ऊंचा करके कहता है, मैं हुस्न की खुशबू सूंघ कर ही सब कुछ पता लगा लेता हूँ। ये फिल्मी डायलॉग सुनकर सराबी टाका के झांसे में आ जाती है और उससे मीठी मीठी बातें करने लगती हैं। अब जैसे ही ये पूरी पलटन घाटी के शिखर पर पहुंचती है, अचानक सीन बदलता है और सामने हाथियों की एक अभेद्य दीवार खड़ी हो जाती है जो उनका रास्ता रोक देती है। तभी पीछे से विलन किरॉक्स अपनी पूरी खूनी फौज के साथ मुफासा का खेल खत्म करने वहां आ धमकता है। अब सबकी जान हलक में अटक जाती है। मुफासा हाथियों के आगे हाथ जोड़कर मदद की भीख मांगता है, लेकिन उन मगरूर हाथियों का दिल नहीं पसीजता। तभी हमारी हीरोइन सराबी अपना शातिर दिमाग चलाती है और पेड़ पर लटके जहरीली मधुमक्खियों के एक बड़े छत्ते को पत्थरों से नीचे गिरा देती है। इसके बाद तो सारी मधुमक्खियां आफत बनकर सब पर टूट पड़ती हैं और हाथियों के उस विशाल झुंड में ऐसी भगदड़ मचती है कि चारों तरफ धूल का गुबार छा जाता है। लेकिन पासा उल्टा पड़ जाता है और इस भगदड़ की चपेट में मुफासा की अपनी टीम भी आ जाती है। इसी आपाधापी में सराबी का पैर फिसलता है और वह पेड़ से सीधे नीचे गिरकर एक भारी भरकम हाथी से टकराकर बेहोश हो जाती है। ये खौफनाक नजारा देख मुफासा अपनी जान की परवाह किए बिना सराबी को बचाने के लिए मौत के कुएं में कूद पड़ता है। वहीं इस भगदड़ की वजह से किरॉक्स और उसके गुर्गों के पैर उखड़ जाते हैं और उनका रास्ता हमेशा के लिए मलबे से बंद हो जाता है। दूसरी तरफ टाका का कलेजा कांप जाता है और वो डर के मारे भीगी बिल्ली बन जाता है। वो चाहता तो अपनी लैला सराबी को बचा सकता था, लेकिन बुज़दिली के कारण उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। इधर हमारा असली हीरो मुफासा सराबी को एक गहरे गड्ढे में खींचकर उसकी जान बचा लेता है। ये देखकर किरोक्स दांत पीसता हुआ किसी दूसरे चोर रास्ते की तलाश में वहां से पैर पीछे खींच लेता है। वहीं दूसरी ओर रफीकी बाबा भी पेड़ से नीचे गिर जाते हैं और यहीं मलबे में उन्हें उनका वह जादुई और रहस्यमयी डंडा मिलता है।
क्योंकि सराबी काफी देर से कोमा जैसी हालत में बेहोश पड़ी थी, इसलिए रफीकी बाबा अपने झाड़ फूंक और मंत्रों से उसे होश में लाते हैं। होश में आते ही सराबी अपनी आंखें मटकाते हुए पूछती है, मेरी जान बचाने वाला वो फरिश्ता कौन है? तभी अब मुफासा बड़े भाई की खातिर झूठ बोलते हुए कहता है, टाका ने ही अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी रक्षा की है। ये सुनकर टाका खुद हक्का बक्का रह जाता है और सराबी टाका को अपना असली मसीहा मानकर उसे दिल दे बैठती है। अब ये टोली अपना सफर दोबारा शुरू करती है। अब मंजिल यानी मिलेले की सरजमीन बस चंद कदमों की दूरी पर थी। ये सभी आगे बढ़ते हैं और पीछे से चालाक पक्षी जाजू बर्फ गिराकर इनके पैरों के निशान मिटाता जाता है, जिससे विलन किरॉक्स और उसके साथी भटक कर गोल गोल घूमने लगते हैं। ये देखकर सराबी खुशी के मारे मुफासा को कसकर गले लगा लेती है, लेकिन ये नजारा देखकर टाका के दिल पर सांप लौट जाते हैं और उसे मिर्ची लग जाती है। उसी पल बूढ़ा रफीकी फिसल कर गिर जाता है। तब मुफासा फिल्मी अंदाज में कहता है, मैं हूं ना, और उसे अपनी पीठ पर सवान कर लेता है। तभी सराबी की तेज आंखें ताड़ जाती हैं और वो समझ जाती है कि उसकी जान बचाने वाला वो कायर टाका नहीं, बल्कि ये जाबांज मुफासा था। अब यहाँ मुफासा अकेले में शिकार की ताक में आया होता है। तभी सराबी साए की तरह उसके पीछे आती है और कहती है, हुजूर, आपका सारा भंडा फोड़ हो चुका है। मुझे पता चल गया है कि मुझे टाका ने नहीं बल्कि तुम्हारी इन मजबूत बाहों ने बचाया था। ये सुनकर मुफासा बात को रफा दफा करने की कोशिश करता है, लेकिन सराबी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती हैं, तुम हवा के रुख से सब भांप लेते हो ना? इसका मतलब तुमने ही मेरी खुशबू सूंघ कर टाका को उन फूलों का राज बताया था और तुमने ही मुझे उस मौत की भगदड़ से निकाला था। और ये पूरा रोमांस टाका दूर झाड़ियों से देख रहा होता है। मुफासा भारी आवाज में कहता है, सराबी, टाका मेरा सगा भाई है। उसने कभी मेरी जान बचाई थी। मैं उसके साथ गद्दारी नहीं कर सकता। लेकिन सराबी भी अड़ जाती है और उसकी एक नहीं मानती। आखिरकार मुफासा मजबूर होकर अपना दिल खोल देता है और सच उगल देता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें मौत के मुंह से निकाला था। और बैकग्राउंड में एक रोमांटिक गाना शुरू हो जाता है। इसी हसीन पल के बीच टाका दूर से मुफासा और सराबी को एक दूसरे की बाहों में देख लेता है। ये देखते ही टाका के अरमानों का खून हो जाता है और वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। उसके दिमाग में अपने पिता ओवासी के वही कड़वे बोल गूंजने लगते हैं कि ये बाहर से आए आवारा लोग एक दिन हमारा सब कुछ लूट लेंगे। और अब टाका मुफासा को आस्तीन का सांप समझकर नफरत की आग में जलता हुआ वहां से चला जाता है। तभी अचानक पैर के नीचे की बर्फ चटक जाती है और टाका सीधे पहाड़ से नीचे खाई में जा गिरता है। नीचे पहुंचते ही उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो देखता है कि विलन किरॉक्स की पूरी पलटन रास्ता भटक कर पागलों की तरह भटक रही है। अब टाका के शातिर दिमाग में मुफासा से बदला लेने का एक खूनी प्लान आता है। वो सीधे विलन किरॉक्स के सामने जाकर सीना तान कर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारे जवान बेटे का कातिल मैं नहीं बल्कि वो मकार मुफासा है और वही तुम्हें हर मोड़ पर धूल चटा रहा है। इस जंगल में सिर्फ मैं ही अकेला हूँ जो तुम्हें उसकी गर्दन तक पहुँचा सकता है, क्योंकि मुझे भी उस गद्दार से अपना हिसाब चुकता करना है। उसने मेरा पहला प्यार मुझसे छीन लिया है। इसके बाद विलन और विलन का भाई यानी टाका और किरॉक्स हाथ मिलान लेते हैं और एक खूनी डील पक्की हो जाती है। अब अगली सुबह टाका मासूम बनकर वापस लौटता है। मुफासा उसे सही सलामत देखकर गले लगाता है और पूछता है, भाई तुम रात भर कहाँ गायब थे? टाका नजरें चुराते हुए बस इतना बहाना बनाता है, कुछ नहीं भाई, बस शिकार की तलाश में भटक गया था, और बात को वहीं रफा दफा कर देता है। फिर ये टोली आगे बढ़ने लगती है। लेकिन अब टाका गद्दारी पर उतर आया था और वो जानबूझकर रास्ते में ऐसे निशान छोड़ते हुए चल रहा था ताकि किरॉक्स की फौज उनके पीछे पीछे आ सके। आखिरकार इन सब की बरसों की तपस्या रंग लाती है और सफर खत्म होता है, क्योंकि अब सभी लोग मिलेले की पावन धरती पर पहुंच चुके थे। वहां का अलौकिक नजारा देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। चारों तरफ मखमली हरी भरी वादियां, हसीन फूलों के बगीचे और उनकी भीनी भीनी महक, सब कुछ साक्षात स्वर्ग जैसा एहसास दे रही थी। वहां पूरी मंडली जीत की खुशी में दीवानी होकर जश्न मना रही होती है। तभी रफीकी बाबा को अपने सपनों में दिखने वाला वह दिव्य और जादुई पेड़ मिल जाता है। उसे देखते ही रफीकी बाबा खुशी के मारे नाचने लगते हैं। तब मुफासा उसके पास आकर मजाक में कहता है, बाबा तुम्हें सपनों में तुम्हारा खोया हुआ सगा भाई भी दिखता था ना, कहाँ है वो? इस पर रफीकी एक भावुक मुस्कान बिखेरता है और कहता है, मेरा सगा भाई तो बचपन के मेले में ही मुझसे बिछड़ गया था बच्चे। मुझे यहाँ इस पावन पेड़ के नीचे जो भाई दिखाई देता था वो कोई और नहीं बल्कि तुम थे मुफासा। मैं तुम्हें ही इस गद्दी पर बैठे देखा करता था और आज मेरा वह सपना सच हो गया। तभी वहाँ अचानक हजारों जानवरों का एक बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा होने लगता है। कबीले के सारे जानवर मुफासा का चेहरा देखते ही उसे पहचान जाते हैं, क्योंकि बचपन के उस खौफनाक सैलाब में मुफासा इन्हीं की गोदी से बह गया था। लेकिन अभी खुशियों का माहौल शुरू ही हुआ था कि अचानक बैकग्राउंड म्यूजिक बदलता है और विलन किरॉक्स अपनी खूनी फौज के साथ यमराज बनकर वहां आ धमकता है और मुफासा को चारों तरफ से मौत के घेरे में ले लेता है। किरॉक्स अट्टहास करते हुए मुफासा के जख्मों पर नमक छिड़कता है, बेटा तुम्हारे इस सगे भाई की मुखबिरी की वजह से ही आज हम तुम्हारी सल्तनत तक पहुंचे हैं। अब मुफासा के सर पर मानो बिजली गिरती है और उसे अपने भाई की इस खूनी गद्दारी का पता चलता है।
टाका गुस्से में पागल होकर चिल्लाता है, इस कबीले के राजा का सगा बेटा मैं था, लेकिन सराबी का प्यार तुझे मिला। माँ बाप का भरोसा भी तूने जीता, तूने मेरी पूरी जिंदगी नर्क बना दी। इतना कहते ही किरोक्स भूखे भेड़िए की तरह मुफासा पर जानलेवा हमला कर देता है। ये अचानक हुआ हमला देखकर मुफासा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन आगे जाकर फिर वही खौफनाक गहरी खाई आ जाती है। तभी पीछे से किरोक्स उस पर अंतिम वार करने के लिए झपटता है, लेकिन मुफासा ऐन वक्त पर सिचुएशन को भांप लेता है और ऐसी फुर्ती दिखाता है कि किरोक्स खुद का बैलेंस खोकर सीधे उस गहरी खाई में जा गिरता है। अब मुफासा को संभलने का थोड़ा वक्त मिल जाता है। वह बिजली की गति से पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ जाता है और एक ऐसी गगनभेदी दहाड़ मारता है कि पूरा जंगल कांप उठता है। उसकी दहाड़ सुनकर कबीले के सारे जानवर उसके सामने सर झुकाकर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी मुफासा सीना तानकर शेर वाले अंदाज में कहता है, हाँ मैं हूं मुफासा, एक बेघर आवारा शेर, लेकिन फिर भी आज मैं तुम सबके सामने आंखें मिलाकर खड़ा हूं। मुझे मालूम है कि इस वक्त तुम सबके दिलों में खौफ है, लेकिन अपनी मातृभूमि की खातिर आज तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। तभी भीड़ में से एक डरपोक जिराफ आगे आता है और कायरों की तरह कहता है, हम एक अजनबी की खातिर अपनी जान क्यों दांव पर लगाएं? ये तुम्हारी अपनी निजी जंग है, हम इसमें क्यों कूदें? इस पर मुफासा अपनी कड़क आवाज में डायलॉग मारता है, आज वो जल्लाद मुझे मिटाने आए हैं, लेकिन मेरे मरणोपरांत क्या वो तुम्हें बख्श देंगे? क्या वो तुम्हारी नस्लों का शिकार नहीं करेंगे? अगर आज तुम सबने अपनी कायरता नहीं छोड़ी और मेरी ढाल नहीं बने, तो देखते ही देखते हमारा ये सुखी मिलेले भी शमशान बन जाएगा। ये दमदार भाषण सुनते ही सारे जानवरों का खून उबल उठता है और वे मुफासा के झंडे तले मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। फिर क्या था, सारे जानवर एक होकर किरोक्स की खूनी फौज पर काल बनकर टूट पड़ते हैं और उन्हें चुन चुनकर मौत के घाट उतारने लगते हैं। उधर पहाड़ की चोटी पर 3 आदमखोर शेरनियां मुफासा को अकेले पाकर उस पर हावी हो जाती हैं। जंग लड़ते लड़ते मुफासा का पैर फिसलता है और वो एक गहरे काल कोठरी जैसे अंधेरे गड्ढे में जा गिरता है। वहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ डरावना सन्नाटा होता है। मुफासा बेबसी में अपने भाई को आवाज लगाता है, टाका भाई मेरी मदद करो, लेकिन गद्दार टाका का दिल नहीं पसीजता और वो उसे तड़पता छोड़ मुंह फेर कर वहां से 9-2-11 हो जाता है। अब मुफासा उस घने अंधेरे में बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहा होता है कि तभी अचानक सामने लगे एक झरने के पीछे से साक्षात काल बनकर किरोक्स बाहर निकलता है। अब दोनों दिग्गजों के बीच आर पार की खूनी जंग शुरू हो जाती है। यहाँ किरोक्स मुफासा पर पूरी तरह भारी पड़ रहा था और उसे लहूलुहान कर रहा था। ये खौफनाक मंजर ऊपर से टाका भी छुप कर देख रहा होता है। अब किरोक्स मुफासा का काम तमाम करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। ठीक उसी नाजुक मोड़ पर टाका के दिमाग में फ्लैशबैक चलता है और उसे अपना वो मासूम बचपन याद आता है जब वो और मुफासा भाई भाई बनकर खेला करते थे। यह भावुक याद आते ही टाका का पत्थर दिल पिघल जाता है और उसका जमीर जाग उठता है। और ठीक उसी पल जब किरोक्स मुफासा के सीने को चीरने के लिए अपना खूनी पंजा उठाता है, टाका सुपरमैन की तरह बीच में कूद पड़ता है। इस जाबांजी से मुफासा की जान तो बच जाती है, लेकिन किरोक्स का वो खूनी पंजा सीधे टाका की आंख पर जा लगता है, जिससे वहां एक गहरा और अमिट जख्म बन जाता है। अब दोनों भाई 1 और 1 11 होकर उस दरिंदे किरोक्स पर शेरों की तरह टूट पड़ते हैं। मगर किरोक्स भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ रहा था। उधर मैदान ए जंग में भी किरोक्स की फौज जानवरों को गाजर मूली की तरह काट रही थी। तभी हमारे रफीकी बाबा आगे आते हैं और आसमान की तरफ देखकर एक चमत्कारी मंत्र पढ़ते हैं। अचानक प्रलय आ जाता है, धरती डोलने लगती है और जमीन बीच से फट जाती है, जिसमें कई दुष्ट शेरनियां समा जाती हैं। पूरा पहाड़ ताश के पतों की तरह टूटने लगता है और इसी मलबे के बीच कुदरत मुफासा के लिए एक शाही सिंहासन का निर्माण कर देती है। उसी गुफा में नईन, जहां मुफासा और किरोक्स के बीच मौत का तांडव चल रहा था, अचानक छत से एक विशालकाय चट्टान टूटकर गिरती है। उससे गुफा की जमीन फट जाती है और मुफासा तथा किरोक्स दोनों सीधे गहरे पानी के कुंड में जा गिरते हैं। लेकिन पानी के भीतर भी किरोक्स के सर पर खून सवार था। वो मुफासा पर लगातार जानलेवा वार किए जा रहा था। तभी मुफासा की नजर ऊपर से पानी में गिरते हुए एक दूसरे भीमकाय पत्थर पर पड़ती है। जैसे ही किरोक्स आखिरी वार करने के लिए मुफासा की तरफ झपटता है, मुफासा अपनी पूरी ताकत बटोर कर उसे एक ऐसा धक्का देता है कि किरोक्स सीधे उस भारी पत्थर के नीचे आ जाता है और इस तरह पाप का अंत होता है। विलन किरोक्स उस विशाल पत्थर के नीचे कुचलकर हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाता है। अब मुफासा पानी की सतह की ओर तैरने लगता है। वहीं जख्मी टाका पानी के भीतर से अपने भाई की इस जीत को अपलक निहार रहा होता है। तभी मुफासा पानी से बाहर तो निकल आता है, लेकिन इस भयंकर युद्ध में उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था और उसकी आखिरी सांसें चल रही होती हैं।
तभी टाका मसीहा बनकर उसे अपने मजबूत पंजों से पकड़कर ऊपर सुरक्षित खींच लेता है। ठीक उसी भावुक पल में हमारी हीरोइन सराबी वहां आ जाती है। टाका अपने भाई की आंखों में सराबी के लिए सच्चा प्यार देख लेता है और बिना कुछ कहे अपना टूटा हुआ दिल लेकर चुपचाप वहां से अंधेरे में ओझल हो जाता है। इसके बाद हमारा असली राजा मुफासा सराबी का हाथ थामकर जंग के मैदान से बाहर आता है। अपने असली राजा को सही सलामत देखते ही सारे जानवर दीवाने होकर झूम उठते हैं और उसे अपनी सल्तनत का असली सुल्तान तस्लीम कर लेते हैं। फिर कबीले के हजारों जानवर सम्मान में मुफासा के सामने अपना सर झुका देते हैं। तभी रफीकी बाबा मुस्कुराते हुए कहते हैं, शहंशाह, आपके लिए कुदरत का एक और अनमोल तोहफा इंतजार कर रहा है। मुफासा जैसे ही पीछे मुड़ कर देखता है, उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकलता है, क्योंकि वहां उसकी सगी माएं आफिया बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही होती हैं। बरसों बाद अपनी जन्म देने वाली माए को सामने पाकर मुफासा दौड़कर उनके गले से लिपट जाता है। इतने सालों की जुदाई के बाद माँ की ममता पाकर उसका रोम रोम खिल उठता है और आखिरकार उसका वो बरसों पुराना हसीन सपना आज सच हो जाता है। तभी उस महफिल में टाका भी लंगड़ाते हुए वापस आता है। कबीले के सारे जानवर उस गद्दार टाका को देश निकाला देने की मांग करते हैं, लेकिन दरियादिल मुफासा उसे अपने राज्य से भगाता नहीं है। वह बस भरी आवाज में इतना ऐलान करता है, आज के बाद इस सल्तनत में कोई भी टाका का नाम नहीं लेगा। और फिर टाका इतिहास का सबसे बड़ा विलन यानी अपना नया नाम स्कार रख लेता है। यानी यही टाका आगे चलकर इतिहास का खूंखार स्कार बना था। इसके बाद मुफासा अपने उस जादुई सिंहासन पर विराजमान होता है और एक सच्चे सम्राट की तरह ऐसी जोरदार दहाड़ मारता है जिसकी गूंज पूरे मिलेले की वादियों में अमर हो जाती है। अब कैमरा सीधे फ्लैशबैक से बाहर आता है, जहां रफीकी बाबा की यह अद्भुत दास्तान खत्म होती है। उधर कियारा के पापा यानी हमारे किंग सिम्बा नाला को सही सलामत लेकर वापस अपने महल लौट आते हैं और इस बार उनके साथ कियारा का छोटा भाई भी होता है। अपने नन्हे भाई की प्यारी सी सूरत देखकर कियारा खुशी से झूम उठती है और उसे गोद में उठा लेती है। वहीं हमारे रफीकी बाबा एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ नीले आसमान की तरफ देखते हैं, मानो स्वर्ग से मुफासा आज भी अपनी इस हंसती खेलती पीढ़ी पर अपनी दुआओं का साया बनाए हुए हो। बस इसी भावुक और हसीन सीन के साथ हमारी ये शानदार फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको राजा मुफासा की यह दास्तान पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कर देना भाई, और अपने इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना।